नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। साथियों, हम बीएड और सीटेट के निमित्त शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन श्रृंखला में परिचर्चा कर रहे हैं। इस श्रृंखला के आज के छठे व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि एक बार स्पष्ट हो चुका है, हम जब मनोविज्ञान का क्षेत्र देख रहे थे तो उसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान को हमने चुना था और सामान्य अर्थों में यह देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का या बालक के व्यवहार का या शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्षेत्र शिक्षार्थी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब शिक्षार्थी कौन है? सामान्य शब्दों में जो सीखने वाला है वही शिक्षार्थी है। उसी को कहीं बालक, कहीं छात्र, कहीं विद्यार्थी, कहीं शिक्षार्थी, कहीं अधिगमकर्ता, कहीं अधिगंत्री आदि शब्दों से संबोधित किया जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक जो व्यापक विषय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हम शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षार्थी का अध्ययन करते हैं। किंतु सूक्ष्म दृष्टि से यदि इस शैक्षिक परिक्षेत्र को बांटें तो देखते हैं कि इसमें कुछ बिंदु अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहला शैक्षिक परिस्थिति, सिचुएशन जो है, फिर बच्चों की अपनी विशिष्टता, बच्चों की जो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, और बच्चों का जो वातावरण है जहां वो पल बढ़ रहे हैं, इन सबों का प्रभाव, पाठ्यक्रम का प्रभाव, अध्यापक की प्रस्तुतिकरण की शैली, शब्दों को स्पष्ट करने का सामर्थ्य, विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख परोसने का तरीका, इन तमाम बिंदुओं के आधार पर हम यह देखते हैं कि यद्यपि शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य विषय क्षेत्र हुआ शिक्षार्थी का या फिर एक छात्र का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन, किंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से बांटेंगे तो ये सभी क्षेत्र इसके अलग अलग होते हैं। फलतः मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ विषय क्षेत्र स्पष्ट कर रखे हैं। आइए हम क्रमशः देखते हैं कौन से हैं वे विषय क्षेत्र। शैक्षिक मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का पहला बिंदु है शैक्षिक परिस्थिति का अध्ययन। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान यह देखता है कि जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में अधिगंता अर्थात विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से छात्र के शिक्षा ग्रहण करने के अनुकूल है या नहीं। ये तो ही जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के विकास प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, तब हमने एक महान दार्शनिक रूसो का जिक्र किया था, फिर पेस्टोलॉजी का जिक्र किया। तो रूसो के संदर्भ से, जिसने एक शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात किया, आरंभ किया, ऐसा कह सकते हैं, उसने एमिल के विकास क्रम को रखा था और यह कहा था कि एमिल को जो वस्तु चाहिए या जिस शब्द की, जिस विषय की, जिस परिस्थिति की शिक्षा चाहिए, वो शिक्षा उसको तब न दिया जाए जब अध्यापक चाह रहा है, अभी तो वो शिक्षा तब देनी चाहिए जब एमिल को उस शिक्षा की आवश्यकता हो। अर्थात एमिल के मानसिक स्तर और उसके कक्षा स्तर के अनुरूप पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत किया जावे। इसीलिए यहाँ पर एमिल की प्राथमिकता हो गई, फिर आ गया पाठ्यवस्तु और तीसरे स्तर पर आ गया अध्यापक। केंद्र बिंदु में कौन है? एमिल पहले। तो उसके लिए शैक्षिक परिस्थिति का निर्माण होना चाहिए और इस निर्माण के लिए जो एक पृष्ठभूमि देता है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान। तो शैक्षिक मनोविज्ञान इस पृष्ठभूमि के लिए आधार बनता है। तो शैक्षिक परिस्थिति का अध्ययन करता है, देखता है कि कैसी परिस्थिति में छात्र जो है अधिगम के लिए सक्रिय हो सकेगा, तत्पर हो सकेगा
फिर उसको उस तरह की शैक्षिक परिस्थिति देखी जाए। एक और इसका उदाहरण देखिए, प्रायः यह देखा जाता है कि सप्ताहांत में बच्चों का ध्यान वीकेंड प्लान की तरफ आकर्षित रहता है। सप्ताह का जो अंतिम दिन होता है शुक्रवार शनिवार का, तो अगले शनिवार या रविवार की कौन सी उनके घर परिवार की योजना है या दोस्तों के साथ मिलकर के कहाँ जाना है, उधर उनका ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है। उसी प्रकार सप्ताह के पहले दिन सोमवार को जब वो आते हैं तो बहुत कुछ रविवार को जिन परिस्थितियों को उसने दिया है उधर उसका ध्यान आकृष्ट रहता है। और उसी प्रकार से एक दिन की यदि बात करें तो पूर्वाह्न के बजाय मध्याह्न में छात्रों का अवधान विषयों के प्रति कम रहता है। तो इस आधार पर यदि बच्चों को सप्ताह के मध्य बिंदु में और प्रतिदिन के पूर्वाह्न में जिन विषयों पर विशेष एकाग्रता की आवश्यकता है या मानव जीवन से जो है आसानी से संबद्ध होने वाले जो विषय नहीं है, उदाहरण के लिए विज्ञान के नियमों को समझने समझाने के लिए और उन सूत्रों का अनुवर्तन सिखाने के लिए जो है सप्ताह के बीच का दिन अर्थात पहला और अंतिम दिन छोड़ करके बाकी दिन ज्यादा उपयोगी होंगे। फिर उसी प्रकार से जो प्रतिदिन का एक समयावधि है, इसमें पूर्वाह्न का समय अर्थात अपराह्न से पहले का मध्यावकाश से पहले का जो समय होगा वो छात्रों के लिए सब सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त समय होगा। क्यों और कैसे? क्योंकि इस समय छात्रों की एकाग्र चित्तता विषय के प्रति ज्यादा होती है। तो वे सभी विषय जिनका दैनिक जीवन से या कार्य व्यवहार से साक्षात संबंध कम है, भाषाओं को पढ़ाना है तो भाषा आप सुबह शाम पहले दिन अंतिम दिन कभी भी पढ़ाइए, अच्छा रहेगा, बच्चों का अवधान जाएगा। सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु हैं, समाज के साथ बच्चा जी रहा है तो उनको कभी भी पढ़ाइए, ज्यादा आसानी से बच्चा समझ पाएगा। लेकिन जो प्राकृतिक विज्ञान के विषय वस्तु हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित आदि, जिनका प्रतिदिन उन फॉर्मूलों को जो भौतिकी के सूत्र हैं या गणित के सूत्र हैं प्रतिदिन के जीवन कार्य व्यवहार में प्रतिनित्य उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे विषयों को जो है पूर्वाह्न में रखें, फिर सप्ताह के मध्य में रखें। तो इस प्रकार की शैक्षिक परिस्थिति का अध्ययन करके मनोविज्ञान ये सब चीजें बताता है कि बच्चों का शिक्षा के साथ अच्छा समायोजन कैसे होगा और इससे परिस्थिति निर्माण का अध्ययन करता है। दूसरा, शिक्षार्थी का अध्ययन। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक छात्र का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, तो उसके व्यक्तित्व के अनुकूल यदि उसको शिक्षा दी जाए तो निश्चित ही राष्ट्र को एक योग्य नागरिक मिलेगा और भविष्य में जो है वो विद्यार्थी एक सफल जीवन व्यतीत करने वाला शिक्षार्थी के रूप में सामने आएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो दूसरा विषय क्षेत्र हुआ वह हुआ शिक्षार्थी का अध्ययन। तीसरा विषय क्षेत्र है वंशानुक्रम और वातावरण। साथ ही अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान का। जो कुछ भी व्यक्ति है दिखाई दे रहा है, वातावरण के द्वारा उतना ही विकास होता है जो जिसका मूल वंशानुक्रम से हमें प्राप्त हुआ है। और यदि हम मनोविज्ञान के संप्रदाय का अध्ययन करेंगे आगे, चूंकि सीटेट की परीक्षा में अनिवार्यतः आएगा, तो इस क्रम में हम देखेंगे भी कि एक मैकडूगल ने मूलक प्रवृत्तियां बताई हैं और भारतीय साहित्य परंपरा में इसको जो है स्थायी भाव कहा जाता है। तो हर व्यक्ति में ये विद्यमान होते हैं स्थायी भाव, किसी में किसी की तीव्रता, किसी में किसी की कमी रहती है, तो उन स्थायी भावों का ही जो है विकसित स्वरूप परिस्थिति के अनुकूल व्यक्ति में दिखाई देता है। जैसे एक व्यक्ति में कोई संवेदना है, तभी व्यक्ति किसी के संवेदना उसमें विद्यमान है मूलभूत से, तभी किसी के कष्टों को देख करके कोई व्यक्ति भी दुखी होता है, किसी के हंसी खुशी को देख करके वो भी खुश हो लेता है। तो वंशानुक्रम जैसे माता पिता से, इसमें फ्रांसिस गाल्टन के सिद्धांत को देखेंगे, हम मेंडल के सिद्धांत को देखेंगे। मटर के दानों पर प्रयोग किया मेंडल ने और हमने इसको 8वीं 9वीं की पुस्तकों में पढ़ा होगा विज्ञान में, और यह देखा कि जो अधिक जो है प्रभावी प्रजाति है वो दीर्घ काल तक विद्यमान होती है, जो कमजोर प्रजातियां होती हैं वो विलुप्त होने लगती है। उसी प्रकार फ्रांसिस गाल्टन ने कहा
कि हर व्यक्ति में सिर्फ माता पिता का ही अंश नहीं होता है, अभी तो पूरे वंशानुक्रम जो है उसके दादा दादी, नाना नानी, फिर परनाना परनानी, परदादा परदादी, इनका भी अनुक्रम व्यक्ति में आता है। और वातावरण उन्हीं गुणों को पोषित कर सकता है जो वंशानुक्रम से विद्यमान हो व्यक्ति में। हालांकि ये दोनों ही पक्ष है, एक तरफ वंशानुक्रम, दूसरी तरफ वातावरण, ये दोनों एक दूसरे को जो है कम और अपने आप को ज्यादा दिखाते हैं। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति के ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव अधिक होता है, वहीं दूसरे समूह का मानना है कि वातावरण का प्रभाव होता है। और अंत में हम तो यही कहेंगे, इन दोनों का मिला जुला प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है। वंशानुक्रम से जो चीजें हमें विद्यमान होती हैं, वातावरण उन्हीं का परिपोषण कर सकता है। अर्थात जो वंशानुक्रम से प्राप्त ही नहीं है, वातावरण कितना हो भी सुव्यवस्थित कर दिया जाए, बहुत ज्यादा बदलाव संभव नहीं है। खैर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस बिंदु में आगे। चौथा जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो है अभिवृद्धि का और विकास का। सामान्यतः 4 अवस्थाएं हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। और इस समय व्यक्ति का, शिक्षार्थी का विकास क्रम कैसा होना चाहिए, उसके सामवेगिक विकास पर किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, उसके मानसिक विकास पर किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, उसके शारीरिक विकास पर किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए और उसके सामाजिक विकास पर किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, इन सभी पक्षों का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। इसका विषय क्षेत्र अभिवृद्धि और विकास भी है। 5वां इसका विषय क्षेत्र जो है वो है वैयक्तिक भिन्नता। हर व्यक्ति की विशिष्टता है, ये शिक्षार्थी के अध्ययन के रूप में हमने देखा। लेकिन वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत हम यह देखते हैं, जैसे एक ही कक्षा में हमारे 50 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं, तो वे सभी विद्यार्थी एक अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर एक समान नहीं देते हैं, सभी एक साथ नहीं दे सकते हैं, सभी एक बराबर नहीं दे सकते हैं, सभी बेहतर लिख नहीं सकते हैं, सभी बेहतर बोल नहीं सकते हैं, सभी बेहतर चित्रकारी नहीं कर सकते हैं, सभी बेहतर नृत्य नहीं कर सकते हैं, सभी बेहतर तरीके से गाना नहीं गा सकते हैं। तो ये सभी का अलग अलग पक्ष है। तो इस वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है। इस वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन करके शिक्षा मनोविज्ञान यह बताता है कि इन छात्रों में इस प्रकार की विशिष्ट अभिक्षमता है, विशिष्ट योग्यता है, जिनका विकास अध्यापक जो है वो परिवेश बना करके कर सकता है और इसके माध्यम से एक योग्य नागरिक का निर्माण हो सकता है। फिर जो छठा शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है वो है अधिगम। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और यह कह सकते हैं कि अधिगम जो है शिक्षा मनोविज्ञान का मेरुदंड है। पूरे शिक्षा मनोविज्ञान की संरचना ही अधिगम प्रक्रिया के अध्ययन के लिए हुई है। अधिगम क्या है? सामान्य भाषा में अधिगम का अर्थ है सीखना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लर्निंग। तो एक पूरी लर्निंग प्रोसेस का जो है ये अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान और यह देखता है कि किस प्रकृति के बच्चे किस स्तर पे, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है अवबोध स्तर, और तीसरा फिर है जो चिंतन स्तर। तो इन तीनों स्तरों पर व्यक्ति कब कैसे सीखता है, फिर वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार किस क्षेत्र का, किस विशिष्टता को धारण करने वाले व्यक्ति किन क्षेत्रों में बेहतर सीख सकता है, किन किन सिद्धांतों का अनुप्रयोग बच्चों को सिखाने के लिए हम कर सकते हैं। आगे चल के हमने अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ना है, उसमें हम इसको विशेष रूप से देखेंगे भी। तो ये कहने का पूरा अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करना जो है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। फिर 7वां, ये भी अधिगम से जुड़ा हुआ बिंदु है, अधिगम का स्थानांतरण। आपने देखा होगा, सुना होगा और अनुभव भी किया होगा, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हम सीख जाते हैं पिछले ज्ञान के आधार पर। साइकिल चलाना हमने सीख लिया तो साइकिल चलाने के आधार पर मोटरसाइकिल चलाना हमारे लिए आसान हो जाता है। मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया तो फिर आगे कार चलाना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्यों और कैसे? तो इसमें लर्निंग ट्रांसफर होता है। एक बार जो चीजें जो हमने लर्न कर ली, एक बार जिसका हमें अधिगम हो गया, जिसको हमने सीख लिया, वो दूसरे परिस्थितियों में स्थानांतरित होता है। कई बार किन्हीं व्यक्तियों का स्थानांतरण सही नहीं हो पाता है, या फिर स्थानांतरण के भी 3-4 प्रकार हैं।
अधिगम का कुछ सकारात्मक स्थानांतरण है, कुछ नकारात्मक स्थानांतरण है, कुछ जो है तिर्यक होते हैं, अनुलंबनीय होते हैं। तो इन तमाम प्रकार के अधिगम के ट्रांसफर कैसे किन बिंदुओं पर होता है, इसका भी अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत समाहित होता है। अगला विषय क्षेत्र जो है स्मृति और विस्मृति है। प्राय हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ चीजें बहुत देर तक याद रहती हैं, बहुत दिनों तक। कुछ बच्चे जल्दी जो है याद कर लेते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। तो इनका कारण क्या है? सामान्य दशाओं में कोई चीज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो 3 दिन से 7 दिन तक याद रहता है। अगर हमने दोहराया नहीं, देखा नहीं, अनुप्रयोग नहीं किया तब। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन में दोहराएंगे, देखेंगे तो 10 दिन तक, फिर 1 महीने तक, फिर धीरे धीरे उन चीजों को हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर दोहराव है तो वो देर तक याद रहते हैं। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम कुछ कहानी पढ़ रहे हैं, कुछ कथा पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पिछली चीजें ऐसी लगती हैं विलुप्त होती गई ध्यान से। लेकिन कालांतर में पढ़ने के बाद, कहानी पढ़ने के बाद, फिल्म देखने के बाद हमें फिर से वो कहानियां फिर से रिकॉल होती रहती है। तो इन सभी स्मृति और विस्मृति की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। और इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये स्मृति विस्मृति, याद करना और भूलना, ये मेमोरी और फॉरगेटिंग, ये दोनों ही तत्व आ जाते हैं कि क्यों, कब, किस कारण से व्यक्ति आसानी से चीजें याद कर पाता है और किन कारणों से उसको भूल जाता है। फिर 9वां इसका क्षेत्र है व्यक्तित्व। ठीक वैसे ही जैसे मुख्यतः एक तो मानव की विकास परंपरा, वंशानुक्रम और अधिगम, ये 3 बिंदु जैसे मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी में चौथा स्थान ग्रहण करता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। तो हर शिक्षार्थी का मुख्य जो मूल व्यक्तित्व है, व्यक्ति 3 प्रकार के सामान्यतः होते हैं, हमने देखा है, सुना है, समझा है। एक अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, दार्शनिक प्रकृति का, सब कुछ सोचता है, समझता है, बोलता बहुत कम है, विचार बहुत अधिक करता है। दूसरा व्यक्ति होता है वो बहिर्मुखी होता है, वो सोचता समझता कम है, बोलता रहता है, कहीं भी खड़े कराइए वो भाषण दे देगा, आता जाता क्या, कैसे, किस क्षेत्र में बोलना है, वो सब परिस्थिति के अनुकूल निर्णय लेने में तात्कालिक सामर्थ्य उसमें होती है। तीसरा जो प्रकृति होते हैं उभयमुखी होते हैं, उभयमुखी अध्ययन भी करते हैं, चिंतनशील भी होते हैं और सामाजिक रूप से जो है उन्मुख रहते हैं, उन बिंदुओं को समाज तक पहुंचाने में भी सामर्थ्य होता है, उनको वो समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के जो है कारक, कई अन्य अन्य लोगों ने अलग अलग व्यक्तित्व का स्वरूप बताया है और इन सभी व्यक्तित्वों के आधार पर व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के निर्धारण में जो है शिक्षकों को, मनोवैज्ञानिकों को अत्यंत सहायता मिलती है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र होता है व्यक्तित्व। फिर 10वां इसका विषय क्षेत्र है विशिष्ट बालक। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हर जगह होते हैं, कुछ तो जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, प्रतिभाशाली, वहीं कुछ स्लो लर्नर होते हैं जिनको मंद अधिगंता, धीरे धीरे सीखने वाले होते हैं। कुछ बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं जो पिछड़े हुए बालक होते हैं, जो बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। फिर कुछ मेंटली रिटायर्ड होते हैं, कुछ भी करने के बाद, कई परिस्थितियों के बाद भी सीख नहीं पाते हैं। अर्थात यहाँ विशिष्ट तात्पर्य क्या है, सामान्य से इतर, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे स्लो लर्नर, धीरे धीरे सीखने वाला हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, बैकवर्ड चिल्ड्रन हो, या फिर मेंटली रिटायर्ड जो मानसिक रूप से अस्वस्थ, या इस तरह से हम कह सकते हैं जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो, सीखने का सामर्थ्य ही नहीं हो किसी कारण से, वे सभी बालक विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान इन प्रकृतियों के आधार पर उन बच्चों का अध्ययन करता है और देखता है कि किस कारण से ये बैकवर्ड चिल्ड्रन है, ये स्लो लर्नर है, ये मेंटली रिटायर्ड क्यों कहा जा रहा है, या फिर इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी किन कारणों से है, कोई बीमारी है तो क्या है। इन बिंदुओं का अध्ययन करके वो फिर रिजल्ट निकालता है और निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है कि इन बच्चों को इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, सलाह दिया जा सकता है और उनके कार्य व्यवहार में सामान्य परिवर्तन लाया जा सकता है। तो विशिष्ट बालक इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत मनोविज्ञान इन चीजों का अध्ययन करता है।
फिर 11वां इसका विषय क्षेत्र है मानसिक स्वास्थ्य। साथियों, पहले भी हमने चर्चा किया था और अभी भी आपको बताएं कि विश्व में जितनी भी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे सुख सुविधा और साधन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट भी आते जा रहा है। आज हर जगह तनाव का, अवसाद का, मानसिक कुंठा का वातावरण दिखाई दे रहा है। लगभग 2030 तक विश्व की 50% के आसपास आबादी जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगी। अगर यही स्थिति चलती रही तो कुछ बीमारी के कारण कुछ का जॉब चला गया, कुछ तमाम महामारियां आ गई, कुछ की पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं है, कुछ का जो कार्यालयीय परिस्थिति है वो ठीक नहीं है, किसी को अपने अपेक्षानुसार पद और सम्मान मान नहीं मिल पा रहा है, किसी का कुछ। इन तमाम समस्याओं से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आहत है और व्यक्ति जो है अधिकतर जो अपने नहीं पूरा कर पाया वो अपने आने वाली पीढ़ी से पूरा कराना चाहता है। हमने कोई चीजें नहीं अर्जित की, हम अपेक्षा करेंगे कि हमारी जो आने वाली वंशावली है उनको वे चीजें प्राप्त हो। इस भाग दौड़ में और इस चाहत में, इस अपेक्षा में हम बच्चों पर कई बार अत्यधिक बोझ डाल देते हैं, तो बच्चे अवसादग्रस्त, तनावग्रस्त हो जाते हैं और दुनिया कहीं ना कहीं उनको छोटी लगने लगती है अपनी जिंदगी से भी। ऐसी परिस्थिति में कई तरह के वो नकारात्मक विचार उनके मस्तिष्क में आते हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर के कई नकारात्मक कृत्य तक को अंजाम दिए जाते हैं। तो इन कब कोई व्यक्ति किन परिस्थितियों में कैसे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है और कैसे उसका समायोजन वापस समाज के साथ कराया जा सकता है, इन बिंदुओं पर भी अध्ययन करने वाला जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है वह है मानसिक स्वास्थ्य वाला क्षेत्र। फिर 12वां जो इसका विषय क्षेत्र है वो है मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। जैसा कि पहले परंपरागत रूप से चलता था मापन मूल्यांकन, सप्ताहांत न करके या मासांत न करके एक ही बार वार्षिक परीक्षाएं हुआ करती थी। उनसे बच्चों के जो है मस्तिष्क पर और उनके बुद्धि पर जोर पड़ता था, व्यक्तित्व भी कुंठित होता था। उसकी जगह अब एक कॉम्प्रिहेंसिव और ये जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू हुआ, जो सतत और विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया का आरंभ हुआ। इसके तहत जो जितना लर्न करते हैं बच्चे उसका इवैल्यूएशन होता है, फिर उसके आधार उसको असेस्ट करते हैं, आधार पर उनको कोई ग्रेड रैंक देते हैं, फिर जो कि उनके सीखने में सहायक होता है। तो यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक क्षेत्र है। फिर 13वां है शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन। उच्च स्तर पर आने के बाद, खासकर माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण करने के बाद, सभी बच्चों के सामने एक स्कोप देखना होता है कि उसकी लाइफ का किधर स्कोप बेहतर है, फिर समाज में किस क्षेत्र में जाना बेहतर है। तो इन तमाम बिंदुओं पर व्यक्ति को शैक्षिक और व्यावसायिक जो है निर्देशन और परामर्श देने वाला जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन का क्षेत्र। फिर 14वां जो विषय क्षेत्र है वे है शिक्षण विधियां। तमाम शिक्षण की विधियां हैं, चाहे विज्ञान के विषय हो, प्राकृतिक विज्ञान के या सामाजिक विज्ञान के, लेकिन कुछ एक विधियां ऐसी हैं जो बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और उन विधियों के आधार पर यदि अध्यापक शिक्षा देता है तो निश्चित ही बालकों के व्यक्तित्व के विकास में वो सहायक होंगी और बच्चों का अधिगम बेहतर हो जाएगा। तो वे कौन कौन सी विधियां हैं, तो उनको उनका नियमित प्रयोग करना, प्रयोग के आधार पर के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने का जो कार्य है वह भी शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अधीन आता है, इसके अंतर्गत आता है। तो साथियों, यद्यपि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र शिक्षार्थी के जन्म से लेकर के और उसकी अधिगम की जो अंतिम अवस्था है वहां तक संपूर्ण परिस्थिति का, वो व्यक्ति का, उसके पाठ्यक्रम का, उसके शैक्षिक परिवेश का, उसके विकास की अवस्था का, इन तमाम का अध्ययन करना है। इस प्रकार से इसका विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है, सुसमृद्ध है। फिर भी इन कुछ बिंदुओं, 14 बिंदुओं को विशेष रूप से शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने चिन्हांकित किया है, जिनके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। सीटेट की परीक्षाओं में भी इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बीएड में भी यह समान रूप से उपयोगी है। आपका कोई प्रश्न रहता है या कोई अन्य जिज्ञासा होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा
और फिर अग्रिम कक्षा में उसकी चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।